हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम द्वितीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त। आज का अपना टॉपिक है आयात वित्त, इंपोर्ट फाइनेंस। आज हम बात करते हैं आयात वित्त का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंपोर्ट फाइनेंस और साथ ही आयात वित्त के तरीके या स्रोत, मेथड्स और सोर्सेस ऑफ इंपोर्ट फाइनेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आयात वित्त के अर्थ से। देखिए, आयात वित्त क्या होता है। सामान्य रूप से जब आयातक अपने आयात व्यापार की जो भी क्रियाएं हैं उनको संपन्न करने के लिए उसे पैसे की आवश्यकता होती है। तो इस पैसे की व्यवस्था किस प्रकार से की जाए, किस प्रकार से वित्तीय साधन वो प्राप्त करे। तो इस वित्तीय साधनों को प्राप्त करने के लिए जो भी क्रियाएं आयातकों द्वारा की जाती है वो आयात वित्त के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो देखिए, आयात वित्त का अभिप्राय आयातकों द्वारा आयात व्यापार की क्रियाओं को संपन्न करने हेतु बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं से आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाने से है। आयात वित्त की मात्रा आयातकर्ता की साख, जमानत की प्रकृति तथा आयात की शर्तों पर निर्भर करती है। देखिए, एक आयातकर्ता को कितना वित्त प्राप्त होगा ये डिपेंड करेगा उसकी गुडविल कैसी है, उसकी साख कैसी है। जितनी उसकी साख की मात्रा है या जमानत की प्रकृति है, किस माल को वो जमानत रख सकता है, कौन से बिल या बिल्टी उसके पास उपलब्ध है। तो इस प्रकार से ये आयात व्यापार की शर्तें क्या है, इन सब पर निर्भर करेगी उसकी वित्त की मात्रा। आगे देखिए, आयात वित्त की आवश्यकता आयात किए जाने वाले माल को जहाज पर लदाने से पूर्व तथा जहाज पर लदाने के बाद के समस्त खर्चों की पूर्ति के लिए होती है। यानी कि आयात वित्त की आवश्यकता क्यों होती है? माल को जहाज पर लदाने से पूर्व के खर्चे और माल को जहाज पर लदाने के पश्चात के जो खर्चे हैं, इन सब खर्चों की पूर्ति के लिए सामान्य रूप से आयात वित्त की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से ये हमने देखा आयात वित्त का अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आयात वित्त के तरीके या स्रोत, वेरियस मेथड्स और सोर्सेस ऑफ इंपोर्ट फाइनेंस। देखिए, सबसे पहला जो तरीका है वो है प्रलेखीय साख, डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट। देखिए, प्रलेखीय साख पत्र किसी व्यक्ति के नाम से या किसी व्यापारी के नाम से या किसी बैंकर के नाम से, किसी बैंकर के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से लिखा हुआ एक पत्र है, जिसमें वह किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट करता है कि एक निश्चित राशि तक मुद्रा या साख प्रदान करे किसी भी अन्य व्यक्ति को। तो इस प्रकार से प्रलेखीय साख पत्र एक व्यक्ति या व्यापारी या बैंकर द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से लिखा गया पत्र है, जिसमें वह किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को एक निश्चित राशि तक मुद्रा या साख प्रदान करने का आग्रह करता है और वचन देता है कि इस पत्र के अधीन जितनी भी राशि चुकाई जाएगी उसका भुगतान वो स्वयं कर देगा। साथ ही खरीदे गए माल के संबंधित अधिकार पत्र यदि उसमें सम्मिलित हैं, संलग्न कर दिए गए हैं, तो इस राशि का भुगतान वो स्वयं करेगा। तो एक तरह से ये एक गारंटी पत्र इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है क्रेता साख, बायर्स क्रेडिट। सामान्य रूप से इस विधि के अंतर्गत आयातकर्ता को निर्यातकर्ता के बैंकर द्वारा लंबे समय की साख स्वीकृत की जाती है। और यह साख कब स्वीकृत की जाएगी? जब वह निर्यात किए जाने वाले माल की संपूर्ण राशि को एक निश्चित समय में नियमित किस्तों में भुगतान करने का यदि वचन देता है तो उसे इस प्रकार की साख प्रदान कर दी जाती है। साथ ही निर्यातकर्ता को उसके बैंकर से समय समय पर बकाया राशि का भुगतान मिलता रहता है और बैंकर इस राशि को आयातकर्ता से पूर्व
निर्धारित शर्तों के अनुसार वसूल करता रहता है। यानी कि बैंक आयातकर्ता से समय समय पर वसूल करेगा और निर्यातकर्ता को इस राशि का समय समय पर भुगतान करता जाएगा, पेमेंट करता जाएगा। तो इस प्रकार से एक बैंक मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा जो आयातकर्ता से भुगतान प्राप्त करके निर्यातकर्ता को चुकाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपूर्तिकर्ता साख, सप्लायर्स क्रेडिट। जब निर्यातकर्ता अपने विदेशी आयातक को किश्तों में भुगतान करने के लिए आगे लंबे अवधि की साख सुविधा प्रदान करता है तो ये आपूर्तिकर्ता साख कहलाती है। नेक्स्ट देखिए आप, निर्यात आयात बैंक द्वारा वित्त व्यवस्था, फाइनेंस बाय एक्जिम बैंक, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी, उसके द्वारा भी विदेशी आयातकों को साख सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विलंबित भुगतान आयात, डिफर्ड पेमेंट इंपोर्ट। यानी कि जब कोई आयातकर्ता विलंबित भुगतान आयात लाइसेंस के अंतर्गत अधिक मूल्य के पूंजीगत सामान, भारी संयंत्र और मशीनरी का आयात करना चाहता है तो वो इन साख पत्रों के आधार पर निर्यातकर्ता के देश के किसी भी बैंक को किश्तों में भुगतान के आधार पर 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की अवधि के लिए इस प्रकार की साख सुविधा प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट से क्या तात्पर्य हुआ? देखिए, लाइन ऑफ क्रेडिट में देखिए, यदि किसी निर्यातकर्ता के लिए बहुत सारे आयातकर्ताओं को वित्त की सुविधा प्रदान करनी है, जनरली जब एक देश किसी अन्य देश से आयात करता है तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है एक ही आयातकर्ता हो, एक के स्थान पर बहुत सारे आयातकर्ता हो सकते हैं। तो उन सभी को साख सुविधा प्रदान करने के लिए अलग अलग नियुक्ति पत्र देने के स्थान पर या अलग अलग बैंकों में उनकी व्यवस्था करने के स्थान पर एक ही लाइन ऑफ क्रेडिट द्वारा सभी आयातकों के लिए किसी वित्तीय संस्था या बैंकर को आयात साख वितरण करने के लिए जब नियुक्ति कर दी जाती है कि वो एक ही बैंकर सभी आयातकर्ताओं को आयात साख प्रदान करेगा, तो इसे हम लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं। यानी कि अलग अलग बैंकों की जगह एक ही बैंक की नियुक्ति कर दी है जो सभी आयातकों के लिए साख की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लीजिंग, इंटरनेशनल लीजिंग। आयातों की वित्त व्यवस्था करने के लिए ये बहुत ही प्रचलित व्यवस्था है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लीजिंग कंपनी द्वारा अपनी शर्तों पर आयातकर्ता को सामान उपलब्ध करवा दिए जाते हैं और वो अपना आसानी से आयात कार्य कर सकता है, माल का प्रोडक्शन कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, बैंकों से विदेशी मुद्रा में ऋण, नकद साख अथवा अधिविकर्ष सुविधा, फॉरेन करेंसी लॉन्स, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक्स। देखिए, आयातकर्ता अपनी अच्छी साख के आधार पर देश के केंद्रीय बैंक से अनुमति प्राप्त करके निर्यातकर्ता देश के बैंकों से विदेशी मुद्रा में ऋण या नगद साख या अधिविकर्ष की सुविधा प्राप्त करके अपने आयातों की वित्त व्यवस्था कर सकता है। नेक्स्ट देखिए आप, जो तरीका है आयात पैकिंग साख, इंपोर्ट पैकिंग क्रेडिट। देखिए, साख पत्र के आधार पर आयातकर्ता अपने देश के किसी विदेशी विनिमय बैंक के माध्यम से निर्यातकर्ता के देश में अभिकर्ता बैंक के माध्यम से आयात पैकिंग साख की सुविधा प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? आयात पैकिंग साख। नेक्स्ट जो प्रकार है वो है फोरफिटिंग। फोरफिटिंग क्या है? देखिए, यह व्यवस्था सामान्य रूप से पूंजीगत सामान और परियोजना से संबंधित सामान और सेवाओं के आयात के लिए कम से कम 1 से लेकर 5 साल तक के लिए प्रदान की जाती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अधिकृत बैंक निर्यातकर्ता के आयातकर्ता पर दावों की खरीद कर लेता है और इसके अंतर्गत निर्यातकर्ता पर बैंक का कोई दायित्व नहीं रहता।
ये व्यवस्था सामान्य रूप से विनिमय बिल और प्रतिज्ञा पत्रों के अंतर्गत कार्यरत होती है। अर्थात इसके अंतर्गत बैंक विनिमय विपत्र और प्रतिज्ञा पत्रों को खरीद लेता है और उसके आधार पर आयात वित्त की व्यवस्था प्रदान करता है। इसके अंतर्गत आयातकर्ता को आयात की सुविधा मिल जाती है और निर्यातकर्ता के लिए बिल को आसानी से बेच सकता है निर्यातकर्ता, और उसे आसानी से भुगतान प्राप्त हो जाता है बिलों के लिए। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था कहलाती है फॉरफिटिंग। नेक्स्ट देखिए आप, अगला पॉइंट है आयात ट्रस्ट रसीद, इंपोर्ट ट्रस्ट रिसिप्ट। इसके अंतर्गत देखिए, इस व्यवस्था के अंतर्गत आयातकर्ता आयात ट्रस्ट रसीद के आधार पर माल की सुपुर्दगी लेकर बैंक के पास उस माल को गिरवी रख देता है और बैंक से उधार सुविधा प्राप्त कर लेता है इस माल की गिरवी के आधार पर। उसके पश्चात वो विदेशों का भुगतान आसानी से निपटा सकता है, क्योंकि वो माल को गिरवी रख देता है और गिरवी रखकर जो उसे राशि प्राप्त होती है उस राशि के आधार पर वो विदेशी भुगतानों का निपटारा आसानी से कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बैंक गारंटी। बैंक गारंटी के अंतर्गत कभी कोई निर्यातकर्ता विदेशी आयातकर्ता से अगर ये मांग कर ले कि वह विलंबित भुगतानों का समय पर भुगतान कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में आयातकर्ता द्वारा एक बैंक की गारंटी उसे प्रदान कर दी जाती है। इसके अंतर्गत बैंक गारंटी देता है कि यदि आयातकर्ता समय पर भुगतान नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में ये भुगतान कौन करेगा? गारंटी देने वाला बैंक। तो गारंटी देने वाला बैंक ये गारंटी प्रदान करता है कि आयातकर्ता ने यदि समय पर भुगतान नहीं किया तो ऐसी परिस्थिति में ये भुगतान बैंक द्वारा किया जाएगा। और सामान्य रूप से किसी भी देश के केंद्रीय बैंक की गारंटी यहाँ पर ली जाती है। नेक्स्ट देखिए आप, काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ये व्यवस्था वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित है। सामान्य रूप से इसके अंतर्गत जो देशों द्वारा आयात निर्यात किया जाता है उनके बदले में मुद्रा नहीं ली जाती, अर्थात ये व्यवस्था पूर्ण रूप से वस्तु विनिमय पर आधारित है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि यदि भारत और अमेरिका में ये समझौता हो जाए कि यदि हमने 200 करोड़ रुपए का निर्यात किया है तो अमेरिका से उतना ही आयात हम कर लेंगे। यानी कि यदि भारत 200 करोड़ रुपए का निर्यात करता है अमेरिका को, तो अमेरिका से 200 करोड़ रुपए का आयात भारत करके उसका भुगतान प्राप्त कर लेगा। यानी कि आयात और निर्यात दोनों बराबर मुद्रा में कर लिए जाते हैं। मुद्रा का भुगतान उसमें नहीं किया जाता, वस्तुओं का विनिमय उस राशि के बराबर किया जाता है। अर्थात इस प्रणाली के अंतर्गत यह प्रणाली मुख्य रूप से वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित है, जिसके अंतर्गत दो देश पारस्परिक समझौते से अपने द्वारा तय किए गए आयात निर्यात सौदों का भुगतान विदेशी मुद्रा में नहीं करते हैं, बल्कि उतने ही मूल्य के आयात निर्यात करके सौदे को निपटा लेते हैं। यानी कि उतनी ही मूल्य की वस्तुओं का आयात निर्यात कर लिया जाता है, मुद्रा में इसका भुगतान नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से यह नीति क्या कहलाती है? काउंटर ट्रेड पॉलिसी। इसमें जब देश आपस में समझौता कर लेते हैं तो उनमें मुद्रा का लेन देन नहीं होता, बल्कि वस्तुओं के आधार पर ही उनके व्यापार किया जाता है, आयातों निर्यातों का भुगतान किया जाता है। ये तरीके थे आयात वित्त प्राप्त करने के, विभिन्न स्रोत और विभिन्न तरीके। इसी के साथ अपना ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है आज का। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। घर से निकलें अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर निकलें, स्वयं भी सुरक्षित रहें, समाज को सुरक्षित रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। ऑनलाइन टीचिंग से जुड़े रहें। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कमेंट द्वारा सूचित करें, और किसी भी प्रकार की आपकी जिज्ञासा है, कुछ जानने की इच्छा है तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।